स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मज़े में होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो 10th महाराष्ट्र बोर्ड वालों के लिए और 9th सीबीएसई वालों के लिए यूज़फुल है। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। बहुत कुछ सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में, न्यूटन बाबा, कैपलर बाबा। चलिए तो देखते हैं क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। तो ग्रेविटेशन क्या होता है पहले तो वो समझ लेते हैं। ग्रेविटेशन इज़ अ फिनोमिनन of an object to attract the other object। तो ग्रेविटी एक फोर्स है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी बोलता है। ये कैसे डिस्कवर हुई थी? वैसे आप सब लोगों को पता ही होगा, एक फेमस स्टोरी है न्यूटन, एज स्टोरी गोस, कि न्यूटन भाई एक बार एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे और कुछ पढ़ाई कर रहे थे, तो ऊपर से एक एप्पल गिरा। तो वो सोचने लग गए कि यार ये एप्पल मेरे सर पे क्यों गिरा, या आखिर नीचे की तरफ ही क्यों गिरा। उन्होंने उस एप्पल को उठाया, फिर से ऊपर फेंका, फिर भी वो नीचे आके गिरा। तो सोचते 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 उन्होंने ये फिनोमिनन को नाम दिया कि ये ग्रेविटेशन की वजह से होता है। ये जो फिनोमिना हो रहा है, ये ग्रेविटेशन जो हो रहा है, ये ग्रेविटी की वजह से होता है, यानी फोर्स की वजह से हो रहा है। तो एक फोर्स है जो प्लैनेट हम पे एग्जर्ट करता है और हम प्लैनेट पे एग्जर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है हम एक दूसरे से चिपके हुए हैं, हम प्लैनेट के ऊपर ही हैं। तो ये किसने डिस्कवर किया था? सर आइजैक न्यूटन ने। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, जब भी प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ जब रिवॉल्व करते हैं, या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में होता है, तो उस ऑब्जेक्ट पर इमीडिएट सेंटर से एक फोर्स लगता है। उसी फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। काफ़ी सिंपल सा है। सेंट्रीपिटल मतलब सेंट्रल सीकिंग, ठीक है। तो बस इसकी डेफिनेशन याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। फिर न्यूटन ने एक लॉ दिया था जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ काफ़ी सिंपल है, दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज़ प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये याद रखना है, ये कई बार आता है एग्जाम में, ठीक है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देख लेते हैं एक बार। समझो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का मास है समझो m1, इस ऑब्जेक्ट का मास है m2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको ले लेते हैं हम लोग d। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलता है दैट एवरी ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों की बात कर रहे हैं, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट विद फोर्स। तो ये एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, यानी इसका मास और इसका मास को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी m1 इंटू m2। चलो ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इसको मैं अपॉन में लिख देता हूँ। जब भी इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है तब हम उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। चलो ये सिंपल है, इसी को हमने मैथ में लिख दिया। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना तो क्या करते हैं हम लोग? तो फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ये तो हमको पता है ना। हियर जो कांस्टेंट है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और कस्टमरीली हम इसको कैपिटल G से लिखते हैं। तो F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। सिंपल, ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है फोर्स के फॉर्मूले का, ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले का। आई होप आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन समझा है। अभी क्या करिए आप कि मैंने यहाँ पर देखो फिल इन दी ब्लैंक्स छोड़ा। ये फिल इन दी ब्लैंक्स इसलिए है क्योंकि टेक्स्ट बुक में कुछ अलग अलग टेक्स्ट बुक में जो है ना, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन की वजह से वैल्यूज़ डिफ़र करते हैं। तो आप अपने टेक्स्ट बुक को रेफ़र करो और जब नोट्स बनाओगे तो उसमें अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से वैल्यूज़ पुट कर देना है, ठीक है। चलिए तो आगे जाते हैं। फिर कैपलर ने अभी कुछ प्लानिटरी मोशन के लॉज दिए थे, वो पढ़ते हैं। तो ये सीधे बेयर क्वेश्चन है, लाइक एज इट इज़ पूछता है कि राइट डाउन कैपलर सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ और ऑल थ्री लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। सिंपल क्वेश्चन आता है, कुछ ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं आते इसमें।
सीधा क्वेश्चन आता है थियरी बेस्ड। तो पहला लॉ समझते हैं, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। तो सामने जो आपके यहाँ पे फिगर है, ये जो एक ड्रॉ किया हुआ ये एलिप्स है, अंडाकार हिंदी में बोलते हैं, यानी अंडे जैसा होता है। तो जब भी कोई प्लैनेट एक सन के चारों तरफ रोटेट रिवॉल्व करता है तो भाई वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं। ठीक है, एलिप्टिकल का मतलब क्या है? एलिप्टिकल जो डायग्राम है उसकी एक खास बात होती है कि इसमें दो फोकस पॉइंट होते हैं, दो फोकाए होते हैं, एक इधर है और एक यहाँ पर है। तो दोनों में से कहीं पर भी एक सन होगा और जो प्लैनेट है वो उसके चारों तरफ अंडाकार जो है यानी कि एलिप्स में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो वो घूमेगा। सिंपल है। ठीक है, बस इतना ही है इस फर्स्ट लॉ में। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? द लाइन एडजॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, यानी कि ये सन इधर और ये प्लैनेट, इसको जो ये लाइन है, ये जो जॉइन कर रही है, एडजॉइनिंग लाइन जो है, ये स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी कि ये लाइन जब चलेगी घड़ी के जैसा, जब ये प्लैनेट इधर से मूव करेगा तो ये लाइन भी साथ साथ में मूव करेगी, है ना। तो वो जो स्वीप, जितना एरिया स्वीप करेगा ना, वो समझो इधर से इधर तक आया और ये एरिया है समझो x मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इधर से इधर तक आने में इसको समझो कि 3 घंटा लगा। तो इधर से इधर तक अगर इसको 3 घंटा लग रहा है तो ये 3 घंटे में इधर का जो एरिया रहेगा वो भी इक्वल रहेगा। देखो डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल नहीं करेगा, एरिया इक्वल स्वीप करेगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने ज़्यादा, इतना एरिया उतना ही कवर किया, लेकिन डिस्टेंस देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कवर किया। जैसे जैसे इधर आएगा, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 घंटा लगेगा, बिकॉज ये बहुत दूर है। और यहाँ पे जो एरिया स्वीप करेगा ना, ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा। मैंने बोला डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल नहीं करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसने बोला एरिया इक्वल स्वीप करेगा। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ है, कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस नहीं है, बस नहीं समझ में आ रहा है तो रट्टा मार लेना, बस याद रखना, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीधा। थर्ड लॉ बोलता है द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है? मतलब समझो ये इधर से घूम के पूरा ऑर्बिट घूम के इधर से वापस इधर तक आएगा और इसमें इसको जितना टाइम लगेगा, अर्थ को कितना लगता है वैसे? अर्थ को 24 आवर्स लगता है ना? नहीं, अर्थ को 365 डेज और 1/4 डे अलग से लगता है। 365 एंड 1/4 डे लगते हैं उसको इधर से इधर तक आने में, तो वो उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया। ठीक है, रोटेशन नहीं, रिवॉल्यूशन बोला इसने। तो उसका स्क्वायर करो, और वो क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस क्या है? देखो इधर से इधर तक का डिस्टेंस कम है और इधर से इधर का तो बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं? एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, या मीन ले लेते हैं। तो ये जो मीन डिस्टेंस है उसका क्यूब करो, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड टी, इन सिंपल वर्ड्स, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। वेरी सिंपल। ठीक है, अच्छा इसका एक जगह पे काम लगेगा, वो हम देखेंगे जहाँ लगेगा, आगे हम जाएंगे। तो कैपलर के 3 लॉ है और सिंपली याद रखने हैं आपको। तो कैपलर ने कैसे न्यूटन को हेल्प किया? देखो न्यूटन ने लॉ दिया था ना, वो इन्वर्स स्क्वायर वाला, दैट द फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, उसने बोला था ना ऐसा। तो कैपलर ने कैसे हेल्प किया उसको डिराइव करने में, वो हम मैथमेटिकली चेक करेंगे। चलिए तो देखते हैं। कैपलर ने जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या दिया है वो कुछ इस तरह से है, mv² अपॉन r। इस फॉर्मूले से हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। प्लैनेटरी मोशन के अंदर अगर कोई प्लैनेट है तो प्लैनेट और सन के बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो हम इस कैपलर के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बट वी आर हियर टू प्रूव हाउ कैपलर हेल्प न्यूटन इन फाइंडिंग द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑफ डिस्टेंस इन ग्रेविटी। मतलब न्यूटन ने जो बोला था दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, और इनवर्सली द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अच्छा, मैंने यहाँ डिस्टेंस d की जगह पे r क्यों लिखा है? बिकॉज इन प्लैनेटरी मोशन रेडियस बिकम्स द डिस्टेंस, इसलिए। मतलब हमें ये प्रूव करना है कैपलर के इस फॉर्मूले से। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। m है मास ऑफ प्लैनेट, v है वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट जो ऑर्बिट कर रहा है सन के चारों तरफ, और r जो है वो रेडियस है या मीन डिस्टेंस है। तो फोर्स इज इक्वल टू, अब मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर, मास इनटू
जब भी कोई प्लैनेट सर्कुलर मोशन में होता है तो उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। नाउ सर्कुलर मोशन में प्लैनेट जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो इक्वल होगा उसके सरकमफ्रेंस के। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर, और टाइम जो है वो टाइम पीरियड होगा तो डिवाइडेड बाय टी और द होल स्क्वायर, और अपॉन आर तो है ही हमारा जो फॉर्मूला में है। आगे जाते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय द होल इज डिवाइडेड बाय आर। नाउ ये नीचे आ जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर और इंटू टी स्क्वायर। यहाँ आर से इसका स्क्वायर जो वो हट जाएगा, क्योंकि आर इंटू आर है, आर स्क्वायर मतलब तो एक आर से एक आर कट जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। रिमेंबर कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो क्या बोलता है प्लैनेटरी मोशन का, दैट टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मतलब हमें यहाँ पर आर का क्यूब चाहिए, टी का स्क्वायर तो है हमारे पास, लेकिन आर का क्यूब नहीं है। तो क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से। तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और इससे हमारी इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफ इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और टी स्क्वायर। If t square is proportional to r cube, then constant is equal to t square upon r cube। और हमारे यहाँ पे जो वैल्यू है वो r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर है, मतलब उसका रेसिप्रोकल है। तो मैं k की जगह पे क्या करूँगा, 1 अपॉन k पुट कर दूंगा हमारी इस इक्वेशन में। तो पुट कर देते हैं हम लोग, फोर्स इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर डिवाइड, ये पूरा हटा देना है यहाँ पे, आर स्क्वायर और 1 अपॉन के, यानी 1 अपॉन के यानी के नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। चलिए अब आगे जाते हैं। ये जो आर स्क्वायर है इसको मैं उधर भेज रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो फोर्स इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। चलो ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि फोर्स इज, ये जो न्यूटन ने जो अपने को लॉ दिया था इनवर्स स्क्वायर लॉ, विच इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। चलो ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या हो जाएगा देखो, तो F इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर। आर को इधर भेज दे तो क्या आ जाएगा, ये रफ वर्क है एक्चुअली, तो F आर स्क्वायर इज इक्वल टू के हो जाएगा। ये कौन सा कांस्टेंट है, न्यूटन ने जो दिया वो कांस्टेंट है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन वाला। और यहाँ पर एफ आर स्क्वायर जो है वो ये है, ये केपलर का कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट जो है वो हम अगर यहाँ पर ये के डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू के और एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। तो करते हैं चलिए, तो एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू के, और ये कौन सा के, तो न्यूटन का के है, यहाँ नीचे चाहिए तो आप न्यूटन छोटा सा लिख लीजिए। तो एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू के, मतलब एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगेन अगर के हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल की जगह वापस प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू, सॉरी, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया हमने, कि भाई कैपलर ने हेल्प किया था न्यूटन को टू अराइव एट इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। आई होप आपको समझा है। जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसको प्रैक्टिस करिए, एग्ज़ाम में आ सकता है वो। नाउ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अंडर फ्री फॉल क्या है, हमने 9th में पढ़ रखा है। फ्री फॉल मतलब वो ऑब्जेक्ट को जो भी वेलोसिटी मिला है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मिला है।
तो उसका जो एक्सीलरेशन है उसी को बोलता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिंपल। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन इन फ्री फॉल और इन मोशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोन एंड इज एक्सीलरेटिंग, सच एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो देख लेते हैं एक बार। ये जो आपके सामने फॉर्मूला है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो कि G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, और हमें यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए। तो एक ऑब्जेक्ट प्लैनेट होगा, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लैनेट, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट जिसका एक्सीलरेशन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। फोर्स का एक और फॉर्मूला है जो हमने 9th में पढ़ा है, विच इज मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू मास ऑफ द प्लैनेट इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। इजी। नाउ जब भी हम ये m इधर मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू g इंटू मास ऑफ द प्लैनेट इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो बचेगा क्या? तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। इन केस ये जो डी स्क्वायर है ये हम रेडियस ऑफ द प्लैनेट लेते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, समझो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये कोर है अर्थ का, प्लैनेट का, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है विच विल बी रेडियस ऑफ द प्लैनेट, तो इसलिए हम डी की जगह क्या लिखने वाले हैं? आर लिखने वाले हैं। तो एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, सिंपल। नाउ ये जो एक्सीलरेशन है इट इज ड्यू टू ग्रेविटी, देयरफॉर वी राइट इट इन स्मॉल g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बस इसको अभी स्मॉल g से हम लोग, सॉरी स्मॉल a से हम लोग इसको स्मॉल कैप्स में g में लिखने वाले हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला डिराइव होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ये जो इक्वेशंस हैं आपने ऑलरेडी जानी पहचानी लग रही होगी, इसमें चेंजेस करने हैं। क्या क्या चेंजेस होंगे देखो, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बराबर है एक्सीलरेशन की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी यहाँ पर स्मॉल g लिखना है अपने को। सेकंड में क्या चेंजेस होंगे? डिस्प्लेसमेंट की जगह पर अब की बार हाइट आ जाएगी, क्योंकि जब भी हम प्लैनेट से जो डिस्टेंस चेक करेंगे तो वो हाइट, हम उसको हाइट लेने वाले हैं। इनिशियल वेलोसिटी टाइम, ठीक है, हाफ इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा? जी टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। फिर सेम थर्ड इक्वेशन में क्या होने वाला है? यहाँ पर जी एच हो जाना, एच एच जी, ए की जगह पे जी और एस की जगह पे एच, एच यानी हाइट। चलो तो आगे जाते हैं। ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसमें इसकी वैल्यू में चेंजेस होते हैं। तो कौन से फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं? पहला देखते हैं, सरफेस के ऊपर अगर हम चेंज करें अपने जियोग्राफिक लोकेशन तो कैसे चेंजेस होगा। देखो अर्थ जो है ना वो एग्जैक्टली राउंड नहीं है, उसकी जो शेप है ना वो अंडे जैसा है, कुछ ऐसा है उसका शेप। अच्छा मैंने कुछ ज़्यादा बनाया ताकि आपको समझ में इजी जाए, मतलब ऐसा एलिप्टिकल शेप है उसका। तो ये पोल है, ये नॉर्थ पोल है अपना, ये साउथ पोल है, और ये इधर पे इक्वेटर रहेगा, है ना। तो देखो पोल पे, और ये समझो इसका सेंटर है, ठीक है, कोर है, तो पोल से जो सेंटर का डिस्टेंस रहेगा वो बहुत कम रहेगा, तो यहाँ पर फोर्स भी ज़्यादा रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ज़्यादा होता है। तो फोर्स ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेशन भी ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग सरफेस पे यहाँ आएंगे, यहाँ मतलब कहाँ पे? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो एक्सीलरेशन भी कम होगा। तो पहला पॉइंट यही है कि जब आप सरफेस पे, जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ आएंगे एक्सीलरेशन कम होगा, और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे एक्सीलरेशन बढ़ेगा, ठीक है। चेंज विथ हाइट, तो जैसे हाइट पे जैसे जैसे जाओगे क्या होगा? ये अर्थ है, अर्थ से जितना दूर जाओगे एक्सीलरेशन क्या होने वाला है? कम होने वाला है, और जितना पास आओगे उतना एक्सीलरेशन ज़्यादा होने वाला है। ये तो काफ़ी सिंपल है बात। डेप्थ के साथ क्या चेंजेस होता है वो चेक कर लेते हैं। देखो ये अर्थ है अपनी, ठीक है, और अभी हम लोग समझो यहाँ पर है सरफेस पे।
तो सरफेस पे जो इसका नॉर्मल ग्रेविटी एक्सेलरेशन था वो होगा। समझो मैं डिग करके यहाँ तक आ गया मैं अभी, ठीक है, अभी मैं यहाँ तक आया, तो ये जो मैं यहाँ पर आया हूँ इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तुम लोग बोलोगे कि सर डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया तो एक्सेलरेशन बढ़ना चाहिए, है ना, पर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा पता है? क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया तो अर्थ का इतना मास भी तो चला गया मेरे आसपास से, अब अर्थ का मास खाली इतना ही बचा है। तो ये मास जो है ना, अब इसके ग्रेविटेशनल पुल में हेल्प नहीं करने वाला, ये निकल गया ऊपर से। तो इस वजह से इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग acceleration actually decreases due to combined effect of decrease in mass and decrease in distance। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। इसमें डेप्थ में जाओगे तो लगता है कि बढ़ेगा, बट एक्चुअली बढ़ता नहीं है। वो क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कम होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कंबाइन इफेक्ट की वजह से, कंबाइन इफेक्ट इसका मास का और उसके डिस्टेंस का। चलो, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जो आपको होमवर्क में करना है। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे बताओ, सिंपल से हैं, फॉर्मूले लगाओ, आंसर निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैथ्स आनी चाहिए बस, थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस हैं। अगर किसी में भी डाउट आता तो मुझे बताना। ये भी सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग खुद से करने वाले हैं। जिसमें भी डाउट आएगा मैं आपको 2-3 दिन का टाइम देता हूँ, उसमें आप मुझे डाउट व्हाट्सएप कर देना और मैं बाद में उनको सॉल्व करूँगा। जिसमें भी डाउट आएगा उसको खाली। ये एग्जाम्पल्स है, ये भी होमवर्क में करना है आपको। चलिए, एक टॉपिक है छोटा सा, मास और वेट में क्या डिफरेंस है। वैसे तो 9th में किया हमने, फिर भी एक बार कर लेते हैं। तो मास इज़ बेसिकली मैटर प्रेजेंट इनसाइड द ऑब्जेक्ट, और यानी कि ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है। वेट है, फोर्स है बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द प्लैनेट, सिंपल। फिर सेकंड पॉइंट क्या है कि मास जो है ना सेम रहता है, चाहे तुम इधर अर्थ पे हो, चाहे तुम मून में जाओ, कहीं पे भी जाओ, तुम्हारा मास सेम रहेगा। बट वेट डिफर करेगा। अगर तुम मून पे जाओगे ना तो तुम्हारा वेट जो है ना वो 1/6 हो जाएगा। हाँ, वेट मैंने बोला, मास नहीं। मोटे तो जितने उतने ही रहोगे, लेकिन वहाँ पर तुम फील करोगे हल्का बस, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो कम हो जाएगा वहाँ पे। फिर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इनर्शिया क्या है भाई? इनर्शिया क्या है? Inertia is the tendency of an object to resist a change in its state of motion। यानी कि मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। लेकिन वेट जो है ना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मेजरमेंट है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स है उसको मेजर करता है, वो इनर्शिया को मेजर नहीं करता। मास किसको मेजर करता है? इनर्शिया को। इनर्शिया मतलब क्या, ये मैंने इंग्लिश में बोला, समझा क्या आपको? इनर्शिया मतलब कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में तो उसको रोकना कितना मुश्किल होने वाला है, वो कितना ज़िद्दी है। छोटे ऑब्जेक्ट को रोकना बहुत आसान होता है, जिसका मास कम है। साइकिल को रोकना बहुत आसान है, ट्रेन को रोक के दिखाओ, क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा है, मास ज़्यादा है। भले सेम वेलोसिटी में आ रहे हो, साइकिल और ट्रेन सेम वेलोसिटी से आ रहे होंगे, फिर भी साइकिल को हम रोक पाएंगे लेकिन ट्रेन को नहीं रोक पाएंगे, बिकॉज उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है। टेंडेंसी ऑफ रेजिस्ट चेंज उसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो वही है टेंडेंसी ऑफ रेजिस्ट चेंज इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। मास कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, मास किसका जीरो है? मास प्लस पार्टिकल्स जो है वो क्वांटम पार्टिकल्स होता है, तो उन्हीं का जीरो होता है। बाकी जितना भी मैटर हम आसपास देखते हैं ना वो सबका मास होगा ही होगा, सिर्फ एनर्जी का मास नहीं होता बेसिकली, इतना याद रखना बस। और वेट कैन बी जीरो इन एब्सोल्यूट वैक्यूम, ऑब्वियसली। जहाँ पर अगर फोर्स जो है दोनों तरफ से इक्वल लगाए तो हम अर्थ पे भी ये अचीव कर सकते हैं, अपना वेट जीरो कर सकते हैं यहाँ पे। मास स्केलर क्वांटिटी है और वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, ये स्केलर और वेक्टर क्या होता है? स्केलर मतलब खाली मैग्नीट्यूड बताएगा, कितना है वो पता चलेगा, और वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड भी बताएगा और कौन सी डायरेक्शन में वो भी बताएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे समझो कि मैं बोलूँ मैं कल 10 किलोमीटर चला, तो मैंने खाली इतना बताया कि कितना चला, ये नहीं बताया किधर गया था मैं। लेकिन अभी मैं बोलूँ कि मैं 10 किलोमीटर अपने घर से ईस्ट की तरफ गया, अब तुम्हें पता है कि मैं कौन सी डायरेक्शन में गया हूँ। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या था? पहले वाले में खाली ये बताया कितना चला, दूसरे वाले में ये भी बताया कितना चला था और कौन सी डायरेक्शन में गया था। तो इसलिए पहले वाले को हम डिस्टेंस बोलते हैं, दूसरे वाले को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्टेंस जो है वो क्या है? स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। सेम वे में मास जो है कि मैटर कितना है, उसका खाली मैग्नीट्यूड पता चलता है, तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं पता चलती कि
कि भाई 10 किलो चावल हैं, 10 केजीज ऑफ राइस हैं, तो उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो कितना वही पता चाहिए अपने को बस। लेकिन जब भी हम बोलते हैं कि भाई इसने फोर्स लगाया तो या धक्का मारा, फोर्स को मैं धक्का इसलिए बोल रहा हूँ कि इजीली समझ में आए कि भाई धक्का मारा तो पता होना चाहिए ना किधर से मारा, आगे से मारा धक्का, पीछे से मारा धक्का, ऊपर से मारा धक्का, नीचे से धक्का मारा, किधर से धक्का मारा, डायरेक्शन चाहिए अपने को। तो इसीलिए वेट जो है वो क्या है, एक उसके लिए डायरेक्शन भी चाहिए कि कितना मारा, धीरे से मारा, जोर से मारा, और कौन सी डायरेक्शन। तो इसीलिए वेट को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो सिंपल है, ध्यान रखना, ये मास स्केलर है और वेट क्या है, वेक्टर है। मास का ऐसा यूनिट पता है अपने को केजी है, और वेट का क्या है, न्यूटन। ये हमने 9th में पढ़ रखा है, फोर्स का ही है इसका भी। फ्री फॉल क्या है, तो फ्री फॉल इज, ये तो 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है हम लोगों ने, महाराष्ट्र बोर्ड वालों ने, और तुम लोगों ने भी पढ़ा है मोशन में चैप्टर 7। तो फ्री फॉल मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन ड्यू टू ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये भी पढ़ रखी है हमने कई बार। एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो पोजीशन मतलब वो अर्थ से जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उतनी ज़्यादा रहेगी, उसमें एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे जैसे उसको सरफेस के पास लाएंगे उसका एनर्जी कम है। और उसके दो फॉर्मूले हैं, ये mgh हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन ये वाला नया है, इसको याद रखना बस। ठीक है, कैसे आया वो भूल जाओ, इतना याद रखना कि जो उसका दूसरा फार्मूला -gmm/r, ये फार्मूला अपने को भी काम में लगेगा आगे। तो काइनेटिक एनर्जी भी समझ लेते हैं। ये हम लोग पता है, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। सिंपल है, फार्मूला भी है अपने पास में, 12 × mv²। और अब हम देखते हैं कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। एस्केप वेलोसिटी मतलब एक ऐसी वेलोसिटी जिससे अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऊपर फेंकें तो वापस कभी ना आए वो अर्थ पे। जैसे न्यूटन ने एप्पल फेंका था तो वापस आया था ना, अगर उसने एस्केप वेलोसिटी से बहुत जोर से फेंका होता है, इतना जोर से कि वो एप्पल कभी वापस ना आता, तो हम बोलते हैं कि उसने एस्केप वेलोसिटी के साथ फेंका उसको। ये इसकी ज़रूरत क्यों है, जब भी हम रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं ना, तो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा की वेलोसिटी पे उसको लॉन्च करना चाहिए, नहीं तो वो रॉकेट हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर ही नहीं जाएगा, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर ही नहीं जाएगा कभी, ना चांद पर जा पाएंगे ना कभी मार्स पर जा पाएंगे हम लोग। ठीक है। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी रियल लाइफ में। तो देखते हैं इसका अभी हम प्रैक्टिकल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखते हैं। समझो ये हमारा प्लेनेट है और हम यहाँ से एक रॉकेट छोड़ना चाहते हैं जो कि एक पॉइंट पर पहुँचे जिसको हमने नाम दिया इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी पर तभी पहुँच सकता है जब ये इस प्लेनेट के ग्रेविटेशनल पुल से निकल पाए। तो हम इसे कितनी वेलोसिटी से यहाँ से छोड़ें कि ये यहाँ तक पहुँच जाए। तो उसके लिए क्या, अब तो पहले कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं। मास ऑफ द प्लेनेट ले लेते हैं हम लोग कैपिटल M, मास ऑफ द रॉकेट ले लेते हैं हम लोग स्मॉल m, और जो किस वेलोसिटी से छोड़ेंगे उसको हम लोग ले लेते हैं v। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी होने वाला है, हमको पता है। चलिए, तो फिर अभी हम लोग जब वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिए हैं तो हम लोग देखते हैं इसको यहाँ से हमको कोई वेलोसिटी देनी है। अगर इसको एक पर्टिकुलर, क्योंकि अभी तो ये रेस्ट पे रहेगा, तो इसको किस वेलोसिटी के साथ छोड़े, यानी इसको एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा लगेगा कि ये इसके ग्रेविटेशनल पुल से छूट जाए, तो वो हमने उसको बोला वेलोसिटी। यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो बहुत ज़्यादा होने वाली है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, वैसे 0 होने वाली है। क्यों 0 होने वाली है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये कितनी होगी इसकी, ये हमको नहीं पता, ये फाइंड करनी है। और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, वो 0 होने वाली है। क्यों 0 होने वाली है, क्योंकि ये पॉइंट इन्फिनिटी तक पहुंच गया ना अभी तो हमारा रॉकेट, तो उधर पहुंच के वो रुक जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो तो देखते हैं, जब रॉकेट अर्थ के सरफेस पे है तो और उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी हमको देनी है, तो उसके लिए कुछ एनर्जी लगेगी। उस एनर्जी को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। यस और नो, क्योंकि अर्थ के सरफेस से हम इसको छोड़ने वाले हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला है भाई, 12 × mv², हमको पता है। और ये v अपने को पता नहीं है, ये हम लोग फाइंड करने वाला है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, सरफेस पे कर रहे हैं। सरफेस पे इसमें कितना एनर्जी लगेगा वो चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इसमें, उसके लिए एक नया फॉर्मूला जो हमने अभी सीखा है, gm
अपॉन GMM अपॉन R। चलो R यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, यानी कि इसका कोर से डिस्टेंस यानी कि रेडियस हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। जब ये, तो टोटल एनर्जी कितना लगेगा हमको, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो उसको मैं टोटल एनर्जी को बोलता हूँ E1, ठीक है। तो E1 इज इक्वल टू EK प्लस EP, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलो अच्छी बात है, तो ये फॉर्मूला में हम लोग डाल देते हैं। तो E1 इज इक्वल टू हाफ इंटू mv² प्लस माइनस GMM डिवाइडेड बाय R। चलो अच्छी बात है, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा। तो E1 इज इक्वल टू हाफ इंटू mv² माइनस GMM अपॉन R। ये मास प्लैनेट का, ये मास रॉकेट का या ऑब्जेक्ट का, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं कि अगर इन्फिनिटी पे जब ये रॉकेट यहाँ पहुँच जाएगा तब इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी एट इन्फिनिटी, क्या होगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसमें, वहाँ पहुँच गए उसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी, तो हाफ इंटू mv², ये v जीरो है तो ये पूरी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर को जीरो से, तो देखो जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, इंटू m चाहे जितना भी हो, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि रॉकेट हमारा इधर पहुँच चुका, फाइनल वेलोसिटी जीरो इसकी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसमें, चलो वो भी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो माइनस GMM अपॉन R क्या है, अब की बार देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होने वाला है, अब की बार इन्फिनिटी होने वाला है। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस GMM डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को तुम इन्फिनिटी से डिवाइड करो तुम्हें कितना मिलने वाला है, जीरो। समझ में आया। चलो तो इसमें टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी, टोटल एनर्जी को हम बोलते हैं E2। तो E2 कितना हो जाएगा भाई, तो सेम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज जीरो प्लस जीरो, दैट इज जीरो। तो इन्फिनिटी पे उसके अंदर कितनी एनर्जी जमा होने वाली, तो जीरो। तो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, E1 शुड बी इक्वल टू E2, है ना। तो E1 इज इक्वल टू E2। E1 कितना अपने पास में, तो ये रहा हाफ इंटू mv² माइनस GMM अपॉन R इज इक्वल टू जीरो। E2 तो जीरो है, हमने अभी देखा। चलो तो अभी उस इक्वेशन को मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, विच इज हाफ mv² माइनस GMM डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इधर प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा वो, तो हाफ इंटू mv² इज इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाय R। अब इधर पे अपने को खाली v चाहिए, बाकी इन दोनों को उधर भेज देते हैं। 2 इधर डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा, m इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। तो v² इज इक्वल टू 2 को लिख देता हूँ, ये 2 इधर 2 इंटू GMM डिवाइडेड बाय R इंटू ये मास ऑफ रॉकेट, तो मास से मास कट गया तो क्या बचा भाई, तो v² इज इक्वल टू 2GM डिवाइडेड बाय R। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2GM डिवाइडेड बाय R। चलो इजी है, तो इस तरह से हमें ये करना है। अच्छा बुक में एक और फॉर्मूला दिया है वो भी देख लेते हैं। बुक में बोला है भाई 2GR, है ना, रूट ऑफ 2GR बोला, तो वो कहाँ से आया, देखो स्मॉल g दैट इज एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज GM डिवाइडेड बाय R²। R² चाहिए यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ इसको इंटू R अपॉन R कर देता हूँ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो v इज इक्वल टू 2 इंटू GMR डिवाइडेड बाय R², नीचे R² आ गया और ये पूरा का पूरा रूट में। अब देखो GM अपॉन R² की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ अभी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2g r। चलो मिल गया बुक वाला फॉर्मूला, बहुत अच्छी बात है। चलो तो इस तरह से एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव होता है, और हम सारे फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए।